हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग MTS 2022 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज करने जा रहे हैं सेट नंबर 22। मतलब हम लोग 21 सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये पेपर हुआ था 12 मई 2023 को। कब हुआ था? 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ था। यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले हम लोग 21 पेपर लगा चुके हैं और 2 तारीख से लेकर के 11 तारीख के सारे डिस्कशंस हो चुके हैं। ठीक है, पिछला जो हमने सेशन लिया था उसमें स्टेनोग्राफर की प्लानिंग थी। स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, कितना टीयर में होता है, ये सारी चीज़ें। वो वीडियोस आप लोगों में हो सकता है बहुत से लोग स्टेनोग्राफर का पेपर दे रहे हों, तो आपके लिए बड़ा यूज़फुल है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, या आपके दोस्तों में कोई स्टेनोग्राफर का पेपर दे रहा है तो उसको आप भेज सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ उसमें अंग्रेजी के पेपर की पूरी एनालिसिस की गई है। ठीक है, तो आज के पेपर में जो हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं MTS वाला, इसका PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मुझे यकीन है। मैं बार बार कहता हूँ, PDF कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक ऑफ PDF दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और पेपर को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद शुरू करेंगे। जो लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं या जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि कहाँ से कहाँ सारी PDF मिलेगा और कैसे हमें उसको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सॉल्व कर रखा है उनका डिस्कशन करते हैं, और जिन लोगों ने अभी नहीं सॉल्व किया है, आप पहले सबसे पहले PDF सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका डिस्कशन। वीडियो कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का। और आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन एक वर्ड दिया हुआ है हम्बल, और पूछ रहे हैं इसकी अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट मीनिंग मतलब हम्बल का अपोजिट बताओ। हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा ही विनिम्र, सुशील, मतलब विनीत टाइप का लड़का होता है, शिष्टाचार से भरा हुआ, उसके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब जो एक वर्ड है डेफिडेंट, गुब्बारा फूटा है, चिंता मत करो। तो डेफिडेंट एक वर्ड होता है। डेफिडेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वो पर्सन हु इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसको कहते हैं डेफिडेंट। तो एक वाला हो गया, ये इसका अपोजिट है कॉन्फिडेंट का। ऊपर पैसिव है, तो पैसिव क्या है? ये एक्टिव का अपोजिट है। एक्टिव क्या होता है? बहुत ही सक्रिय होता है। और पैसिव क्या होता है? बड़ा निष्क्रिय होता है। एक कप चाय बनाने को कहो तो 2 घंटे में मिलेगी। ये लोग पैसिव निष्क्रिय टाइप के लोग होते हैं। असर्टिव क्या होता है? असर्टिव जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े से कमांडिंग टाइप के होते हैं। कमांडिंग का मतलब समझ रहे हो? दबंग, जानते हो ना? हाँ, अब समझ गए होगे, ठीक है ना? अब समझ गए होगे, दूसरी वाली भाषा नहीं समझ रही। जब बोलेंगे दबंग, तो दबंग टाइप का आदमी होगा तो समझ ही रहे हो ना, थोड़ा सा अकड़ू टाइप का होगा। ठीक है, तो अब देखो, ये बहुत ही पोलाइट था और ये क्या है? दबंग टाइप के हैं। तो हम जिसकी तलाश कर रहे थे एंटोनिम, हमको यही मिल गया। वोटरी का मतलब क्या होता है? वोटरी का मतलब होता है नन या फिर मोंक। जो साधु सन्यासी भिक्षु वगैरह होते हैं उनको। नन का मतलब जो सन्यासी नहीं होती हैं, या मोंक मतलब जो सन्यासी होते हैं, उनको कहा जाता है वोटरी। ठीक है, तो मैं इनको क्लियर करके फिर एक बार आपको क्लियर आंसर बताता हूँ। हम्बल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? असर्टिव होगा। हम्बल का मतलब बड़ा ही विनम्र सुशील होता है, और असर्टिव का मतलब थोड़ा अकड़ू दबंग टाइप का होता है। ठीक है ना, कमांडिंग। ये पहला हो गया। अब आगे बढ़ो, नहीं तो इसी में रह जाएंगे। तो दूसरे में क्या पूछ रहे हैं? देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नो एरर, दैट मीन्स, यहाँ भी लिखा हुआ है नो एरर, दैट मीन्स कि इसमें, इस सेंटेंस में हमें कहीं एरर देखनी है। लिखा है कि योर सक्सेस वर शॉर्ट लिव्ड। आपकी जो सफलता है वो बड़े कम समय तक चली। जो आपकी सक्सेस है वो, उसका जो असर था वो बड़े थोड़े ही दिनों तक रहा। एंड हैड डिजास्टरस आउटकम। डिजास्टरस का मतलब क्या हुआ? बड़ा ही नुकसानदायक, बड़ा ही घातक। आउटकम का मतलब रिजल्ट। कोई आदमी सफल हुआ, उसकी सफलता थोड़े ही दिन तक रही और उसका असर बड़ा ख़राब पड़ता है। तो आपको पता है कि ये सक्सेस जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो सक्सेस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। सक्सेस के साथ हम वर नहीं लगा सकते हैं, हमें क्या लगाना चाहिए था? योर सक्सेस वाज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, योर सक्सेस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर नहीं वाज होगा, आंसर थर्ड वाला होगा। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। और आपका क्वेश्चन है 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एन एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन, एक ऐसा आदमी जो बड़ा एडवेंचरस होता है, जो रिस्क का शौकीन होता है, जो खतरों का खिलाड़ी होता है। एडवेंचरस पर्सन कौन होता है? अ पर्सन हु प्लेज विद डेंजर्स, वो खतरों का खिलाड़ी होता है। और बोल्ड होगा, भैया बोल्ड नहीं होगा तो खतरों से खेलेगा कैसे? ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? तो चलो चारों वर्ड देखते हैं। डेबोनियर, डेबोनियर का मतलब जानते हो? बड़ा स्मार्ट टाइप, स्मार्ट और हैंडसम, ध्यान रखना क्या होगा? स्मार्ट होना चाहिए और हैंडसम होना चाहिए, इसमें दोनों चीज़ें होंगी। मतलब फिजिकली देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, फिट हो, हेल्दी हो और स्मार्ट हो। स्मार्ट मतलब बुद्धि से, प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हैंडसम और स्मार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो डेबोनियर होता है। अब यहाँ देखने से, लुक से, बुद्धि से मतलब नहीं था, ये क्या था? आदमी को एडवेंचरस और बोल्ड होना चाहिए, तो डेबोनियर नहीं है वो। अब आगे आ जाओ, जजमेंटल। जजमेंटल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका निर्णय बड़ा अच्छा होता है, बड़ा न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। ये भी नहीं हुआ। फूल हार्डी, फूल हार्डी का मतलब क्या होता है? फूल हार्डी का मतलब होता है भाई डेयरिंग, डेयरिंग टाइप का आदमी होता है। मतलब क्या होता है? दुस्साहसी होता है, ठीक है। खतरा मोल लेता है, जैसे वो कहीं बैल खड़ा हो, सांड खड़ा हो तो कहेगा आ बैल मुझे मार, मतलब वो कुछ नहीं उसको बिगाड़ रहा, तभी उसको छेड़ेगा जरूर। तो फूल हार्डी लोग होते हैं ऐसे, जो मतलब बहुत ही डेंजरस और डेयरिंग टाइप के लोग होते हैं। आप जिस आंसर की तलाश कर रहे थे वो यही वाला है, ठीक है। असाल्टिव, असाल्टिव देखो, असाल्ट क्या होता है भाई? असाल्ट मतलब होता है हमला। तो असाल्टिव मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो हमला कर दे, ठीक है ना। तो एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन के लिए आप क्या लगाओगे? फूल हार्डी। अच्छा, इसमें फूल मूर्ख वाला फूल मत समझिएगा, ठीक है। फूल हार्डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या करना है, खाली जगह दी हुई है, आप खाली जगह भरिए। चलिए, लिखा है फीटल। फीटल का मतलब क्या होता है? भ्रूण, ठीक है। क्या होता है? भ्रूण। इसका रूट वर्ड क्या होता है? फीटस, फीटस ये होता है, ठीक है। फीटस मतलब होता है भ्रूण, इसी फीटस से बना है वो फीटल, ठीक है। ये यहाँ आ जाओ, फीटल हो गया, तो ये भ्रूण से रिलेटेड है। अब देखिए कह क्या रहे हैं कि फीटल डैश स्क्रीनिंग यूजेज, फीटल डैश स्क्रीनिंग मतलब क्या हुआ? मतलब फीटल की स्क्रीनिंग की जा रही है। यूजेज अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, इसमें अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है टू फाइंड सर्टेन एबनॉर्मलिटीज इन द बेबी, कि बच्चे में, माँ के पेट में बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, फिजिकल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसी का पता लगाने के लिए फीटल डैश स्क्रीनिंग की जाती है। तो वो कौन सी स्क्रीनिंग की जाती है पता है? फीटल एनोमली स्क्रीनिंग होती है, उसका नाम ही है। किसी बच्चे में कोई डिसऑर्डर या कोई फिजिकल मतलब डिफॉर्मेशन चेक करने के लिए फीटल एनोमली स्क्रीनिंग की जाती है। साइंस है, उसका नाम ही यही है बेटा। तो अब इसमें कोई ये कहना ही नहीं है कि ये क्यों लगा, है कि नहीं है। एनोमली का मतलब होता है विसंगति या असंगति कह सकते हो। असंगति का मतलब क्या होता है? जो चीज़ तालमेल में ना हो। सपोज करो एक हाथ बड़ा है, एक पैर छोटा है, या मतलब हो सकता है पैर में कुछ विकलांगता हो, इस तरह की कोई चीज़ फिजिकल चीज़ हो जाती है, या एक हाथ डेवलप है, एक हाथ डेवलप ही नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें असंगति, या किसी मतलब क्या कहते हैं, माँ के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी शरीर में किसी तरह की असंगति को देखने के लिए किया जाता है। और वर्ड देखना चाहते हो तो देखो, एनफीवरिंग, एनफीवरिंग मतलब फीवर से बना हुआ, फीवर मतलब बुखार होता है। एनफीवरिंग का मतलब क्या हुआ? किसी जिसकी वजह से किसी को बुखार चढ़ जाता है उसको एनफीवरिंग कहते हैं, बुखार चढ़ाने वाला। और इसे स्ट्रेस देने वाला, परेशान करने वाले के लिए भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। अबेंस और स्नगल, ये दोनों चीज़ें किसके लिए लगते हैं? ठहराव के लिए। कहीं पर जैसे होता है, मतलब जो चीज़ गतिशील हो, डायनेमिक की जगह तो स्टैटिक कर सकते हो, ठहराव के लिए यूज किया जाता है। आपका आंसर फिलहाल चौथा वाला है। आगे बढ़ते हैं हम आपके अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वंस मोर फिलर का क्वेश्चन है, खाली जगह भरो। देखो क्या लिखा हुआ है कि फॉर ईयर्स मतलब सालों से, सालों से या सालों तक, पीपल अफ्लिक्टेड विद द ईची स्किन। अफ्लिक्टेड मतलब क्या हुआ? जो प्रभावित थे जो इन्फेक्टेड थे। तो मतलब कई सालों तक जो स्किन, ईची स्किन मतलब जिसमें खुजली होती है, ठीक। ईची स्किन से जो लोग प्रभावित थे, इन्फेक्टेड थे,
वो लोग क्या करते थे, यूज्ड स्टिंकी कोलतार। कोलतार मतलब देखे हो जो जिससे सड़क बनती है, जो जिस पे सड़क पे उसके तरह होता है, मतलब लिक्विड होता है, उस पर गिट्टी गिरा देते हैं फिर चिपक जाता है, उसी को यूज किया करते थे। मतलब स्किनी स्टिंकी कोलतार डेरिवेटिव्स यूज किया करते थे टू डैश देयर सिम्टम्स। तो उनको जो ईचिंग स्किन हो रही, जो शरीर में खुजली हो रही होती है, उन खुजली के सिम्टम्स को क्या करने के लिए ये लोग कोलतार का यूज किया करते थे, तो ख़त्म करने के लिए, खुजली को कम करने के लिए। और क्या करोगे, खुजली कम करने के लिए, खुजली ठीक करने के लिए उसको यूज करेंगे। तो अब ये बताओ कि खुजली के जो सिम्टम थे उसको रिफ़र करने के लिए करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। डेविएट का मतलब मार्ग से भटकना, तो बिल्कुल ये भी नहीं होता। डेविएट करना क्या होता है, जैसे आप घर से आए हैं यहाँ पे तैयारी करने, एसएससी की तैयारी करने के लिए, यहाँ पे कुछ और ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मार्ग से भटक गए, तो उसको कहते हैं ऑबिएट। एक वर्ड होता है 3rd नंबर पे, देखो ऑबिएट का मतलब क्या होता है, मुक्त हो जाना। कहीं आप पकड़े गए हैं, कहीं बंदी बनाए गए हैं और आपको छोड़ दिया जाता है, आपको फ्री कर दिया जाता है, या आप स्कैप कर जाते हैं, बच के निकल लेते हैं, उसको ओविएट करते हैं। एक्चुअली वो स्कैप करना सही नहीं है, ज़्यादा सही क्या होता है, आपको लिबरेट कर देना, फ्री कर देना। और एलिविएट का मतलब क्या होता है, एलिविएट का मतलब क्या होता है, जिसे दर्द हो रहा है तो उसमें सूद हो जाए, ठीक है, कोई चीज़ बहुत बढ़ गई है तो वो डिक्रीज कर जाए, घट जाए, कम हो जाए, तो उसी को एलिविएट करना कहते हैं। तो अपनी खुजली के सिम्टम्स को क्या करने के लिए, एलिविएट करने के लिए ही तो ये लोग कोलतार लगाया करते थे, अप्लाई करते थे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं, देखो अब ये एक ब्रैकेटेड पार्ट है, ये देखो इतना लगा हुआ है, ब्रैकेटेड पार्ट है। अब इस ब्रैकेटेड पार्ट में तो इम्प्रूवमेंट की ही गुंजाइश है, क्योंकि ये इडियम भी नज़र नहीं आ रहा है, एंटोनिम साइनोनिम तो हो ही नहीं सकता, ये स्पेलिंग की भी मिस्टेक इसमें नहीं है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट की बात है, यहाँ देखो लिखा है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो पढ़ के देखो पहले इसमें क्या कुछ गड़बड़ी है क्या, कि नो सूनर हैड द इंक ड्राइड। याद है इसी तरह का एक क्वेश्चन और आया था पिछली बार वाले में, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ही था आई थिंक, थोड़ा सा कुछ चेंज है, ये लॉन्ग सफरिंग 17 रीडर्स और ये नहीं था, मतलब शुरुआत ऐसी ही थी, और उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट का ही क्वेश्चन था, कॉपी किया हुआ है। नो सूनर हैड द इंक ड्राइड, मतलब इन्होंने कहा कि नो सूनर के साथ देखो हैड लगाया, उसके बाद इंक के साथ क्या लगाया, वर्ब की 3rd फॉर्म, ये हैड के साथ 3rd फॉर्म तो ठीक है। ऑन लास्ट वीक्स कॉलम, वहाँ भी कॉलम ही था, दैट है, तो भाई यही गड़बड़ हुआ, क्योंकि नो सूनर के साथ हम दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। और दूसरी बात, नो सूनर के साथ आप या तो डिड के साथ वर्ब की 1st फॉर्म लगाओ, या नो सूनर के साथ हैड के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म, इतना याद रखना। नो सूनर डिड के साथ वर्ब की 1st फॉर्म या हैड के साथ 3rd फॉर्म, और दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए THAN वाला देन लगेगा। देन वन ऑफ माई लॉन्ग सफरिंग 17 रीडर्स वाज इनटू एक्शन, तो 17 रीडर्स नहीं, यहाँ क्या करें, वन ऑफ माई 17 रीडर्स, तो उसमें से एक वाज इनटू एक्शन, वो बहुत सी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। गलती तो इसमें है, तो नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। अब यहाँ देखो नो सूनर के साथ डिड लगा, ठीक है, लेकिन डिड के साथ ड्राइड लगा तो गलत है, डिड लगने के बाद वर्ब की 1st फॉर्म होगी। इनकी कहानी यहीं समाप्त हो गई। आगे लिखा है नो सूनर हैड द इंक ड्राई, जब यहाँ पे हैड लगाए हो तो ये ड्राई वर्ब की 1st फॉर्म नहीं लगेगी, इनकी भी कहानी खत्म हो गई, 2 हो चुके। अब यहाँ आ जाओ, नो सूनर के साथ क्या लगा, हैड लगा, इंक के बाद यहाँ ड्राइड लगा है, उसके बाद यहाँ दैन भी लगा हुआ, तो यही है जो एकदम से करेक्ट है, ठीक है। तो अब आंसर कौन सा हो गया है, चौथा वाला होगा। अब आ जाओ 7वें नंबर पे, 6 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 7वें पे आ जाओ, तो क्या दिया हुआ है, इडियम दिया हुआ है, जिसकी मीनिंग आपको बतानी है, इट टेक्स टू टैंगो। इट टेक्स टू टैंगो मतलब क्या हुआ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, समझ में आ गया। हिंदी की कहावत, इसका जो हिंदी वर्जन होगा उसका मतलब होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मतलब अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, तो उसमें गलती दोनों की होगी, ठीक। इसी मीनिंग पे आप एक्सप्लेनेशन में आओ, देखो कौन सा वाला होगा, ठीक है।
टू फाइट फियर्सली बिल्कुल नहीं होगा। एन इंटरेस्टिंग आइडिया ये भी नहीं होगा। फॉर एन आर्गूमेंट बोथ पार्टीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, किसी आर्गूमेंट के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन एकदम से सही होगा। टू पीपुल आर रिक्वायर्ड फॉर अ कपल डांस। यहाँ कपल डांस की बात नहीं है, ठीक है। तो तीसरा वाला आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फिर वही देखो अंडरलाइन पार्ट है। अंडरलाइन का मतलब हुआ कि या तो इम्प्रूवमेंट करना होगा या एंटोनिम साइनोनिम एडियम हो सकता है। देखो लिखा क्वेश्चन क्या, यहाँ नो इम्प्रूवमेंट दिया है ना, तो करना इम्प्रूवमेंट ही है आपको फिलहाल, ठीक है। चलिए तो लिखा है कि ट्रेनिंग योर डॉग। ट्रेनिंग योर डॉग का मतलब अगर आपको अपने डॉग की ट्रेनिंग करना है तो हैव रिक्वायर्ड, पहली बात तो हैव गलत हो गया। ट्रेनिंग योर डॉग डैश अलर्ट ऑफ पेशेंस, मतलब अगर आपको अपने डॉग की ट्रेनिंग देनी है, अपने डॉग को ट्रेन करना है, तो उसके लिए बहुत सारा धैर्य की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो अब ये बताओ कि क्या ये सेंटेंस एक बार की बात कर रहा है, मतलब ऐसा एक बार हुआ था या ऐसा हमेशा होता है। सेंटेंस ऑलवेज के लिए मतलब ये कुत्तों के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आपको कुत्ते की ट्रेनिंग देनी है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये हमेशा का एक सिद्धांत है, मतलब ये कह सकते हो कि ये एक थ्योरी या एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये एक रूल है। जब कोई बात एक रूल की तरह, एक परंपरा की तरह, एक थ्योरी की तरह कही जाती है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ट्रेनिंग योर डॉग रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पेशेंस बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ऐसी ज़रूरत थी अब नहीं पड़ती है क्या, जबकि ये बात एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल ट्रूथ नेचर का है, ऑलवेज ट्रू नेचर का है। तो रिक्वायर्ड नहीं होगा, रिक्वायर्स होगा। तो ये रिक्वायर्स होना चाहिए यहाँ पर, ये तीसरा वाला होगा। रिक्वायर नहीं होगा और अलर्ट होता है, दलाट नहीं होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, तो ये तीसरा वाला आंसर होगा। बढ़िए आगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, वंस मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू फेलर। चलो पढ़ के देखो। द रेस्पोंडेंट्स वर वेरी एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है, फुर्तीले होते हैं, एक्टिव। एक बार ये वर्ड और आ चुका है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एजाइल का मतलब होता है जैसे हिरन का बच्चा हो गया, बकरी का बच्चा हो गया, गाय का बच्चा हो गया, छोटे बच्चे होते हैं 2 दिन का, गाय का 2 दिन का बच्चा हो और वो भाग लिया, पकड़ के दिखा दो तो मैं जानूँ आपको, तब तक आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे जब तक वो अपने आप को खुद नहीं पकड़वा देता, वरना पीछे पीछे दौड़ते रहो, आप उसके पीछे पीछे जाएंगे, खड़ा रहेगा, आपका इंतजार करता रहेगा। जैसे आप एकदम नज़दीक पहुँचेंगे पकड़ने वाले को, फौरन से भाग जाएगा वहाँ से, ठीक है। मैंने पकड़ा है बचपन में, जानता हूँ। पूरा गाँव दौड़ा लेते थे, दौड़ाने के बाद पकड़े जाते थे, ठीक है। तो रेस्पोंडेंट्स और वेरी एजाइल। एजाइल का मतलब फुर्तीला होता है। एंड डैश इन सबड्यूइंग द सिचुएशन। सबड्यू मतलब क्या होता है, किसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाना, ठीक है। तो एंड, फिर वही बात जो पुरानी मैं बार बार बताता हूँ, एंड के पहले ये वर्ड लगा है और एंड के पहले बाद में फेलर खाली है। तो मतलब ये जो वर्ड है, इस वर्ड को और इस वर्ड को आप एंड से जोड़ रहे हो। तो जैसा ये वर्ड है एजाइल, उसी तरह का वर्ड इसके बाद भी आना चाहिए। एजाइल का मतलब फुर्तीला होता है। तो यहाँ देखो हैजिल्ड होगा क्या, हैजिल्ड है, क्विक है, टीडियस है और टेस्टी है। बताओ इसमें से क्या लगा सकते हो उसकी जगह पर। तो हैजिल्ड का मतलब पहले समझ लो, हैजिल्ड का मतलब होता है बड़ा परेशान। तो अब ये बताओ कि कोई आदमी एजाइल है, एजाइल के साथ वो आदमी परेशान का तो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। क्विक का मतलब एकदम फटाफट, तो एजाइल है तो क्विक होगा, ये तो सही लग रहा है। टीडियस का मतलब क्या होता है, टायरसम, थकाऊ। कोई ऐसा काम होगा जो बहुत, जिसको करके बहुत ज़्यादा थकान लग जाए तो आदमी के लिए लगेगा नहीं, टीडियस काम के लिए लगता है। थकाऊ ये भी नहीं लगेगा। अब एजाइल के साथ थकाऊ ठीक भी नहीं लग रहा है। टेस्टी, स्वादिष्ट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अब एजाइल एंड क्विक, एजाइल के साथ क्विक ही फिट बैठेगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, यहाँ देखो ब्रैकेटेड पार्ट है, ये ब्रैकेटेड है। अब इसमें इडियम हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, देखते हैं। लिखा द लास्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ योर्स। आपने जो आखिरी वाला ऑब्जर्वेशन किया था, हैज, उस ऑब्जर्वेशन ने हिट द नेल ऑन द हेड, उसने नेल को एकदम हेड पे हिट किया है। तो एक बार और मैं इस बात को बता चुका हूँ, जैसे ये कील हो गई, कील के ऊपर ये क्या हो गया, कील की हेड हो गई, ठीक है। और आप इस पर हथौड़ी मारेंगे, जैसे इस पर आप हथौड़ा मारेंगे तो इसके कील के हेड पर मारेंगे ना, तो हिट द नेल ऑन द हेड। जब आप कील के सिर पर हथौड़ा मारेंगे, हेड पर मारेंगे, इसका मतलब आप बहुत
सटीक कम कर रहे हैं ना, एकदम एग्जैक्ट चीज़ें पकड़ रखे हैं। चलो आंसर देखो, अब पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा इन द मैटर। आगे लिखा है टू हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, बिल्कुल नहीं है। टू हियर रूमर्स, अफवाहों को सुनना नहीं होगा। फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, ये होता है एग्जैक्टली राइट आंसर पाना, यही होता है हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, चलिए आगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखो यहाँ भी लिखा है नो एरर, और ये स्लैश भी कोई कहानी तो कह रहे हैं। ठीक, ये स्लैश क्या कहानी कह रहे हैं भैया? स्लैश, जब भी स्लैश लगता है समझ जाइए एरर का क्वेश्चन है। 99.9% तो यही होता है। चलिए पढ़ते हैं। अनएडल्टरेटेड, अनएडल्टरेटेड मतलब क्या हुआ? एकदम से शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है। एडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावटी, और अनएडल्टरेटेड का मतलब एकदम से शुद्ध, प्योर। अनबेस्ड, ठीक, अनअबेस्ड, इस अनअबेस्ड का मतलब क्या होगा? अनअबेस्ड का मतलब होता है अडिग, जो अपने इरादे पर अटल हो, अडिग और अटल। ठीक है। वर, द टू वर्ड्स, ये दो शब्द थे। अब जब टू वर्ड्स की बात कर दोगे तो वर सही है। तो अनअडल्टरेटेड और अनअबेस्ड वर द टू वर्ड्स, ये दो शब्द थे दैट द जज यूज टू डिफाइन हिज परफॉर्मेंस। कोई आदमी है, हिज है, ये जज नहीं है, कोई आदमी है, या हो सकता है वो अपने लिए ही लगाए हों। तो जज अपनी परफॉर्मेंस या उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना, डिफाइन करने के लिए जज साहब ने दो शब्द यूज किए। कौन से दो शब्द यूज किए थे? अनअडल्टरेटेड और अनअबास्ड। ये शब्द उन्होंने यूज किए थे। ध्यान देना, वर्ब किस में लगा हुआ है? पास्ट में लगा हुआ है। ठीक है ना। अगर ये वर्ब पास्ट में लगा हुआ है तो अपने उन्होंने यूज किया था भी पास्ट में होना चाहिए। तो ये जो यूज है वो क्या होगा? अगर ये दो शब्द थे तो उन्होंने यूज किए थे, तो इसका मतलब ये भी पास्ट होगा। तो जो यूज लिखा है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए? यूज्ड होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना। चले आगे। आई थिंक आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा होगा ना, क्लियर करते चलो। जब भी आपको लगे कि मैं तेज़ चल रहा हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा है फास्ट, वैसे फास्ट जाता ही नहीं हूँ, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ बहुत फास्ट पढ़ा दिया, जल्दी में पढ़ा दिया, तो आप ब्रेक लगा लीजिए। अब ब्रेक कैसे लगाएंगे? मैसेज कर दिया करिए कि सर बहुत फास्ट है या बहुत जल्दी में है या छूट जाता है या नहीं सही होता है, नहीं समझ में आता है, तो ये हमको बता दिया करिए। आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्या करें? देखो यहाँ से फिर लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है ना। तो क्या बताना है इनको? मीनिंग बतानी है, मीनिंग टू द ब्रैकेटेड पार्ट। आओ, लिखा है ही हैज़ बीन यूज्ड, कोई लड़का है उसको इस्तेमाल किया जाता है एज द फाल गाय। ठीक है ना। फाल गाय का मतलब क्या होता है? जो बलि का बकरा। फाल गाय किसे कहते हैं? बलि का बकरा, मतलब गलती करे कोई और पकड़ा जाए कोई, उसको कहते हैं बलि का बकरा। फॉर इशूज विद हाउसिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज के लिए उस आदमी को क्या बनाते थे? बलि का बकरा बनाते थे। मतलब गलती उसकी नहीं होती थी, दूसरों की गलतियों के लिए उसको सज़ा मिल रही थी, उसी को लोग बलि का बकरा की तरह यूज किया करते थे। तो वीकलिंग, कमज़ोरी के लिए लगेगा नहीं। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? शांत रहने वाला या कम बोलने वाला। ठीक है ना। रेटिसेंट मतलब बहुत ही कम बोलने वाला, इसको कहते हैं कम बोलने वाला। ठीक है। टाकेटिव का अपोजिट होगा। स्कैप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, एकदम ये एग्जैक्ट मीनिंग है ही। और कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। कोई चीज़ आपके पास है जो गैर कानूनी है तो पुलिस उसको क्या करती है? जब्त कर लेती है। तो यहाँ पे कन्फिस्केट का कोई लेना देना नहीं है, कम बोलने का भी नहीं है। तो क्या करोगे? फाल गाय मतलब बलि का बकरा, यानी कि स्कैप गोट होगा। स्कैप गोट बलि के बकरे को कहते हैं। ठीक है। आगे आ जाओ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या है? देखो फिर ब्रैकेटेड पार्ट है, इतना पार्ट ब्रैकेटेड है। ब्रैकेटेड है तो इतना बड़ा है, तो आई थिंक कि वो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा या ईडीएम हो सकता है। तो ये देखो नो करेक्शन रिक्वायर्ड मतलब इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। पढ़ो जरा। लिखा है द कैप्टन विद हिज मेंबर्स ऑफ हिज टीम। ऐसा कैसे होता है? टीम भी लिखे हो, मेंबर्स भी लिखे हो, ये तो फालतू का हो गया ना सेंटेंस। देखो यहाँ लिखा कैप्टन है और द मेंबर्स ऑफ हिज टीम, तो मेंबर्स ऑफ हिज टीम को खाली टीम ही कहो ना, मेंबर्स ऑफ हिज टीम कहने की क्या ज़रूरत है। ठीक, तो आई थिंक मुझे यही लग रहा है। इन्होंने क्या किया? फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द अफ्रीकन नेशंस कप फाइनल्स। ठीक, चलो एक मैच था, इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए ये। ठीक,
ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है वहाँ देखो लिखा है द कैप्टन अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ हिज टीम, कैप्टन अलॉन्ग विद, अब ये विद लगा, ये अलॉन्ग विद लगाओगे, बाकी सब तो वही है, तो विद और अलॉन्ग विद में कोई अंतर ही नहीं होता, तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत, अगर अलॉन्ग विद ही लगाना था तो विद में क्या गलती थी, वो भी सही है, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है तब तो। आगे लिखा है कैप्टन अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग साइड नहीं होता जी, अलॉन्ग मतलब ही होता है साइड में, किनारे होता है, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। नो करेक्शन हो नहीं सकता, देखो कैप्टन एंड हिज टीम, हाँ मैं ये बोल तो रहा था ना कि कैप्टन एंड हिज टीम। अब देखो जब टीम के साथ हैं तो मेंबर्स ऑफ टीम का मतलब क्या होता है, मेंबर्स को ही तो टीम कहते हो, टीम को, मेंबर्स यहाँ पे फालतू बोला जा रहा है। तो ये जो चौथा वाला सेंटेंस है, चौथा वाला कैप्टन एंड हिज टीम, ये इसकी जगह पर ज़्यादा बढ़िया सेंटेंस होगा, ज़्यादा बढ़िया फ्रेज होगा। तो कैप्टन विद हिज मेंबर्स ऑफ टीम की जगह कैप्टन एंड हिज टीम लगाओ, ये ज़्यादा सुटेबल है, बेटर वे ऑफ टॉकिंग एनीथिंग। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बताना है आपको, साइनोनिम बताना है किसका, डिस्कैपिटेट का, ठीक है ना। डिकैपिटेट क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय डिकैपिटेट, बताओ। डिकैपिटेट का मतलब क्या होता है, सिर कलम करना। वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना है, डर जाओगे। सिर कलम करना, सिर कलम करने का मतलब क्या होगा, ऊपर से 6 इंच छोटा कर देना, सिर काट देना, उसको कहते हैं। अब इसको मीनिंग क्या होती है इसकी, बीहेड होती है, समझ गए। बीहेड का मतलब सिर कलम करना, सिर धड़ से अलग करना। अगर आप जानना चाहते हो और भी, किलिंग के बहुत सारे वेज होते हैं, सबको अलग अलग वर्ड में क्या कहा जाता है। किल है, मर्डर है, असैसिनेट है, बीहेड है, चॉप है, ठीक है, स्ट्रैंगल है, स्ट्रैंगुलेट है, स्मॉदर है, बहुत सारे वर्ड हैं, हैक है, रैक है, ठीक है। तो बहुत सारे, कम से कम 10, 15, 20 तरह से होता है। एक वीडियो है मेरा किलर वर्ड्स करके, ठीक है, या क्राइम से रिलेटेड वर्ड, तो वो वाली वोकैब उठाओ, क्राइम से रिलेटेड वर्ड्स, तो उसमें आपको बहुत सारे चोर, डाकू, हत्यारे, स्मगलर, सब के लिए बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, बहुत सारा वर्ड डिस्कस कराया था, वहाँ देख लेना, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। आंसर मिल गया। बाकी आंसर देखना चाहो तो देख लो। डिसोलेशन का मतलब वीरानी, वीरानी का मतलब आप कहीं पर एकदम कोई नहीं है, भीड़ है क़यामत की, फिर भी हम अकेले हैं वाली हाल हो जाती है, एकदम डिसोलेशन में होते हैं आप, ठीक। और अफेक्शन का मतलब क्या होता है, बड़ा ही प्यार, अफेक्शन का मतलब लव, अपनापन, ये हो जाता है। बीहेड बता चुका हूँ। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है, फीथ, वफादारी होती है, किसी का विश्वास, किसी का भरोसा, ठीक। 14 नंबर पे आंसर ये था। आगे आ जाओ 15 नंबर पे, देखो क्या है 15 नंबर पे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 वर्ड हैं, इनमें किसी एक की स्पेलिंग गलत है, तो दिख तो आपको रहा होगा, यहीं से साफ साफ नज़र आ रहा होगा, मुझे तो मतलब क्लियर दिख रहा है। खैर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इक्विवोकेट, इक्वी लिखा होगा, उसके बाद बोलना, ये वोकेट लग गया। इक्विवोकेट का मतलब क्या हो गया, मतलब गोल मटोल बोलना, आप किसी बात को सीधे नहीं कह रहे हो, आप उस पर गोल गोल बातें कर रहे हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो, इक्विवोकेट हो गया। इनिग्मा होता है, एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है इनिग्मा। इनिग्मा का क्या मतलब होता है, पहेली होता है, पहेली, पजल, समझ रहे हो ना, गूढ़, जैसे किसी कोई ऐसी बात जिसको समझना बड़ा गूढ़ होता है, तो इनिग्मा पहेली होता है। एफिजी क्या होती है बताओ, एफिजी होता है पुतला, जिसको कह सकते हो, उसको कहा जाता है एफिजी। किसी दुकान पे जाते हो तो पुतले लगे होते हैं, उनको एफिजी कहा जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है, देखो इन सब की स्पेलिंग सही थी, ये आंसर नहीं थे सबके। और एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस अनुभव होता है, स्पेलिंग क्या होगी, EXPRI होगा, ध्यान रखना, आई के बाद ई होगा तब NCE होगा, यही वाला जो पोर्शन है IE, यहाँ क्या लिख दिया इन्होंने, EI, तो EXPER, EI न होके क्या होगा, EXPRIE होगा, ठीक है। तो यही वाला आपका स्पेलिंग गलत थी, तो ये आंसर हो गया एक्सपीरियंस। आगे आ जाओ 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर वंस मोर फिलर का क्वेश्चन है, लिखा है द क्वेश्चन इज व्हाई, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि व्हाई एंड डैश होली फिल्म शुड प्रोवोक सच अ हॉस्टाइल रिएक्शन। कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि क्यों एंड डैश हॉलीवुड फिल्म, एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म है, एंड क्यों लगाएं, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या, पहला अक्षर जो है, पहला साउंड वावल है,
तो अब इससे तो कोई मदद मिलने वाली नहीं कि सब में एन वाला ही लगेगा। एक ऐसी फिल्म, ठीक है, एक ऐसी फिल्म हॉलीवुड की शुड प्रोवोक सच होस्टाइल रिएक्शन, इतना होस्टाइल मतलब जिससे दुश्मनी हो जाए, दंगा टाइप का। तो इस तरह का दंगा टाइप का रिएक्शन कैसे पैदा कर सकती है, व्हाई, कैसे पैदा कर सकती है? तो आश्चर्य की बात है, मतलब होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया? तो अगर उसमें दंगा फैलाने वाली बात होती और हो जाता तो ये सवाल ही नहीं होता ना। मतलब फिल्म जो है वो शांतिपूर्ण है, उसमें कोई हार्मफुल बात नहीं कही गई है, इसकी वजह से दंगा फैल गया। तो उसी पर ताजुब हो रहा कि क्वेश्चन ये है कि व्हाई एंड डैश हॉलीवुड फिल्म शुड प्रोवोक सच अ हॉस्टाइल एक्शन, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब आश्चर्य है। तो यहाँ हमें क्या लगाना, कोई शांतिपूर्ण फिल्म होनी चाहिए, ठीक, नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए, पर वो कर दी नुकसान, तभी ये सिचुएशन आएगी। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, यही लगा लो। एक हार्मलेस, एक इनोक्यूअस फिल्म है, वो कैसे हॉस्टाइल रिएक्शन दे सकती है, ठीक, तो ये होगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। जिद्दी फिल्म नहीं, जिद्दी, निगेटिव का इफेक्ट निगेटिव हो सकता है, तो ये नहीं आएगा। एरानियस का मतलब क्या हो? जिसमें गलतियां भरी पड़ी हैं। इलिसिट का मतलब अश्लील, गंदी होती है, तो वो भी नहीं होगा। इनोक्यूअस मतलब हार्मलेस मूवी, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में देखो, यहाँ भी एक ब्रैकेटेड पार्ट है, लेकिन एक वर्ड का है। एक वर्ड का मतलब हुआ कि इडियम तो है नहीं वो, या तो इसकी एंटोनिम साइनोनिम होगी, या तो फिर इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, या इसको इम्प्रूव करना होगा। चलो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है इसका। तो इसका एंटोनिम क्या होगा भाई, बताओ जरा। अनसलीड का मतलब क्या होता है? एन अनसलीड सेफ्टी रिकॉर्ड स्वेल्ड प्राइड इन कॉर्नर्स टेक्निकल अचीवमेंट एज द ईयर्स पास्ड। यहाँ तो किस सेंस में आया है? प्योरिटी के सेंस में आया है, प्योर कह सकते हो आप। अनसलीड का मतलब क्या हुआ? एकदम से शुद्ध, एकदम से प्योर हो गया। तो अब इसका बताना क्या है आपको? एंटोनिम बताना है, ठीक है ना। इसका क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है। अनडिफाइल्ड, ठीक है, कैसे होगा देखिए। अनसलीड का मतलब मैंने बताया प्योर होगा। परफेक्ट का मतलब कि वो भी एकदम परफेक्ट, मतलब शुद्ध ही होगा, परफेक्ट होगा। तो टार्निश्ड का मतलब होता है कलंकित। कलंकित का मतलब क्या हुआ? जिस पर कोई दाग लगा हो, ठीक, जो बदनाम हो, ये हो गया। अनडिफाइल्ड, डिफाई, ये होता है ना डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है कलंक लगाना। तो अनडिफाइल्ड का मतलब ये भी शुद्ध हो गया, ये भी प्योर हो गया। और इम्पीकेबल, इम्पीकेबल का मतलब त्रुटिहीन, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई त्रुटि ही ना हो, जिसमें कोई कमी ही ना हो। तो अब ये परफेक्ट हो गया, अनडिफाइल्ड हो गया, इम्पीकेबल हो गया, अनसलीड हो गया, ये सब एकदम प्योर है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है। एक ही है टार्निश्ड, जिसका मतलब होता है कलंकित, अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो एंटोनियम बताना ही है, तो यही आपका टार्निश्ड वाला होगा, अनडिफाइल्ड नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, एक बार फिर बताते हैं आपका जो आंसर था वो क्या था? टार्निश्ड था। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में? फिर देखो यहाँ लिख रहा है एरर, और ये देखो दो दो स्लैश लगे हुए हैं, स्लैश वही कहानी कहते हैं। पढ़ो चलो। लिखा है द किड्स देयर वर सो नोटोरियस। कुछ बच्चे थे इतने नोटोरियस थे। नोटोरियस का देखो मतलब तो होता है कुख्यात, सोचना। नोटोरियस मतलब कुख्यात, मतलब क्या हुआ? फेमस या नोन फॉर एविल थिंग्स, बुरे कामों के लिए। लेकिन ये बच्चे एक्चुअली नोटोरियस नहीं, नॉटी थे। अब लिख दिया इन्होंने तो क्या करें भाई, हाथ तो काट नहीं लेंगे। द किड्स वर सो नोटोरियस, बच्चे इतने शैतान थे, इतने शैतान थे कि द मोर आई आस्क्ड देम टू क्वाइट डाउन, जितना मैं उनको कहता था कि चुप रहो, उतना ही द मोर लाउड दे वुड स्क्रीम, उतना ही जोर से चिल्लाते। बच्चे होते ही ऐसे हैं, जिस काम के लिए मना करो वही करेंगे। दे वुड स्क्रीम, अब ये वुड जो है वो गड़बड़ हो गया, ठीक है।
ये कह रहे हैं कि मैं उनको जितना डांटता था चुप रहने के लिए उतना ही ज़्यादा वो चिल्लाते थे। तो चिल्लाते थे तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए ना। द मोर आई आस्क्ड देम टू क्वाइट डाउन द मोर लाउड दे स्क्रीम्ड। वुड का मतलब क्या हुआ, इनके डांटने के बाद चिल्लाएंगे। अब ये चिल्लाएंगे नहीं, चिल्लाते थे, स्क्रीम्ड, ना कि वुड स्क्रीम। समझ गए? फ्यूचर टेंस में नहीं जाएगा, ये पास्ट में ही, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। तो यहाँ पे वुड गलत हो गया, क्या होगा? चौथा वाला आंसर। आगे आ जाओ 19 नंबर पे। 18 हम लोग कर चुके हैं। 19 में क्या कह रहे हैं? देखो 19 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सब में दिया है डेफिनीशन। डेफिनीशन को करेक्टली स्पेल्ड करो। तो सबसे पहले आप याद करो डिफाइन की स्पेलिंग। समझ गए ना? डिफाइन याद करो। डिफाइन को जब आप नाउन बनाओगे तो क्या होगा? DEFIN हो गया। ठीक है? डिफाइन में डेफिनीशन बनानी है तो जो ये ई लगा हो वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद TION हो जाएगा। डेफिनीशन तो आपकी कौन सी हो गई? पहले वाली हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? देखो लिखा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो इसके लिए एक वन वर्ड बताओ। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब जैसा ओरिजिनली वर्ड यूज किया गया था ठीक वैसा ही। ठीक वैसा ही मतलब क्या हो गया? अक्षरशः कोई चीज़ वर्ड फॉर वर्ड, जो वर्ड बोले गए थे, जो अक्षर लगे थे वही बोलेंगे। वर्ड फॉर वर्ड एकदम अक्षरशः डिक्टो। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? वर्बेटिम यूज किया जाता है। ठीक, क्या होता है? वर्बेटिम। और जानना चाहो तो देखो लूनेटिक मतलब क्या होता है? पागल हो जाता है। लूनेटिक असाइलम होता है पागल खाना, तो लूनेटिक पागल हो गया। कनेल क्या होता है? कुत्तों का घर होता है। ठीक है, मतलब एक घर होता है जिसमें कुत्ते पाले जाते हैं, रखे जाते हैं। मिसएंथ्रोप, मिस में मिस होता है नफरत करने के लिए, एंथ्रोप मनुष्य होता है। तो मिसएंथ्रोप इज द पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। मिसएंथ्रोप मानव द्वेषी, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानों से नफरत करता है उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं। ठीक है, चारों वर्ड हो गए। आपका आंसर कौन सा वर्ड हो गया? वर्बेटिम होगा। क्या मतलब होता है? अक्षरशः प्रयोग करने वाला। तो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 से लेकर के 25 तक, जिसमें 5 फिलर होंगे। ठीक, 5 खाली जगह होंगी, उनके जगह पर 5 ऑप्शन होंगे, 4 सबके लिए 20 होंगे। किसके लिए क्या लगेगा ये आप लगाना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। लिखा है कि स्नेल, स्नेल क्या होता है ना? घोंघा कहते हैं। स्नेल स्लाइम इज मेड, स्नेल का जो स्लाइम होता है इज मेड डैश अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। वो एक मतलब कुछ पदार्थों की सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थों के एक मिक्सचर से बना होता है। तो के मिक्सचर से बना, तो मेड क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होती है तो हम लोग उसको क्या यूज़ करते हैं? मेड ऑफ। और केमिकल चेंज होगा तो मेड फ्रॉम होगा। तो यहाँ मेड फ्रॉम कोई है नहीं, तो क्या लगाओगे? मेड ऑफ लगाओगे। आगे पढ़ो। इट इज मोस्टली वाटर, इसमें ज़्यादातर क्या होता है? वाटर होता है। डैश विद प्रोटीन्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। ठीक, ज़्यादातर पानी होता है, डैश हो जाता है विद प्रोटीन सम कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। तो क्या कर दिया जाएगा? मिक्स कर दिया जाएगा, मिलाया जाएगा। तो दूसरे नंबर पे मिक्स्ड विद हो जाएगा। तीसरे में आ जाओ। डैश इनटू अ सॉर्ट ऑफ जेली, डैश इनटू अ सॉर्ट ऑफ जेली मतलब क्या हुआ? वो एक तरह से एक जेली के रूप में, जेली मतलब एक चिपचिपा थोड़ा गाढ़ा सा बन जाता है, वो हो गया। द जेली इज डैश म्यूकस, इस जेली को म्यूकस कहा जाता है। तो यहाँ जेली इज डैश, तो जेली इज कॉल्ड हो सकता है, जेली इज नोन हो सकता है, या जेली इज टर्म्ड, इसका नाम ये रखा गया, ऐसे कुछ जेली इज नेम्ड कर सकते हो। जो भी होगा जेली को म्यूकस कहा जाता है। इट इज नॉट दैट डिफरेंट टू द स्नॉट दैट कम्स आउट ऑफ योर नोज, मतलब ये उस स्नाउट से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता जो हम लोगों की नाक से निकलता है। जुकाम उखाम होने पर हमारी भी नाक से म्यूकस निकलता है कि नहीं निकलता है? वही कह रहे हैं व्हेन यू हैव अ डैश, मतलब जब आपको जुकाम पकड़ता है, कोल्ड यहाँ लगेगा। जब हमको जुकाम पकड़ता है, जब हमको कोल्ड पकड़ता है तो हमारी नाक से जो म्यूकस निकलता है वैसा ही होता है ये वाली जेली। ठीक है, जो स्नेल में होती है। ठीक है, तो चलो एक और से हम लोग शुरू करते हैं।
पहले वाले के लिए हम लोग भर ही चुके हैं कि मेड ऑफ लगेगा। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में ये फिलर नंबर 2, यहाँ क्या लगाना होगा, कहते हैं कि ये मोस्टली पानी होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा मिनरल मिक्स होता है। तो स्लाइस होगा, स्लाइस थोड़े ना काट रहे हो, प्याज है क्या कि उसकी स्लाइस काटो, या ब्रेड है जिसकी स्लाइस काटोगे। ये स्लाइस मतलब स्लाइस नहीं होगा, यहाँ पे रोटेटेड भी नहीं होगा, बल्कि डाइस्ड भी नहीं होगा, क्या होगा, मिक्स्ड विद होगा, जो इन सारी चीज़ों में मिक्स किया गया रहता है। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, ये फिलर नंबर 3 हुआ। यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ, डैश विद डैश इनटू सॉर्ट ऑफ जेली। तो जब ये पानी के साथ इन सारी चीज़ों को मिला दोगे तो क्या बन जाता है, एक तरह की जेली बन जाता है। तो टेम्ड इनटू अ सॉर्ट ऑफ जेली, टेम का मतलब पालतू कंट्रोल करके बना रहा है, क्या फार्म इनटू, हाँ बनाया गया है, फार्म्ड इनटू तो हो सकता है, फ्रेम्ड इनटू नहीं होगा, मूव्ड इनटू भी नहीं होगा, फॉर्म्ड इनटू मतलब क्या हुआ, एक जेली के रूप में बन जाता है। तो ये था आपका 3rd नंबर वाला। अब इसके आगे आ जाओ चौथा फिलर। तो चौथे फिलर में क्या होगा, दिस जेली इज कॉल्ड म्यूकस। इस जेली को निकल ही गया, इस जेली को म्यूकस कहा जाता है। तो हेल्ड मतलब वेलकम करना ये नहीं होगा, स्टेप्ड में नहीं होगा, डीम्ड भी नहीं होगा, मतलब समझा जाना होगा क्या, द जेली इज कॉल्ड म्यूकस। इस जेली को म्यूकस कहा जाता है, तो कॉल्ड लगाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट में आ जाओ, आखिरी वाला फिलर है नंबर 5 पर। क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट डिफरेंट टू द स्नॉट। जो हमारी नाक से निकलता है स्नॉट, उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा डिफरेंट ये नहीं होता। हमारी नाक से जो स्नॉट निकलता है, जब हमको डैश हो जाता है, क्या हो जाता है, हमको बग हो जाता है, नहीं, प्लेग हो जाता है, नहीं, कोल्ड हो जाता है, हाँ जब कोल्ड होगा, जुकाम होगा, तभी नाक से स्नॉट निकलता है। और कंप्लेन हो जाता है हमको, तो ऐसा थोड़े ना, हमको कंप्लेन हो जाएगा तो हमारे नाक से स्नॉट निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, कोल्ड होगा तब स्नॉट निकलता है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। सेट कौन सा था, 12 मई का सेकेंड शिफ्ट होगा। हमारा डिस्कशन नंबर 21 था। क्लियर। तो ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कोई सुझाव हो तो उसका मोस्ट वेलकम है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन लोगों का पेपर हो गया है वो अपने एक्सपीरियंस मुझे बताओ, कैसे पेपर आ रहे हैं। 2-3 का तो हमने एनालाइज कर दिया था, उससे अगर डिफरेंट आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे बताइए उन चीज़ों को, क्योंकि मुझे आप लोगों के ही ज़रिए सारी चीज़ें पता चलती हैं, मैं अपडेट कर लेता हूँ अपने आप को। तो कुछ नया लग रहा हो, जिससे जो प्रीवियस पेपर हम पढ़ा रहे हैं, डिस्कस करा रहे हैं, ऐसा ही आ रहा है तो ठीक है। जब भी आपको कुछ नया सा लगे, जो इस समय पेपर चल रहा है उसमें कुछ नया चीज़ पूछी गई, कुछ नया सा हो रहा है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा तुरंत। अगर मुझे इन्फॉर्म पहले हो जाता है, पहले मैं जान जाता हूँ, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करो और अपनी तैयारी पर मन लगा के जुटे रहो। मेरी शुभकामनाएँ आप सब लोगों के साथ हैं। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।